श्री नरेंद्र जी सेन, जो कि एमडी है रेक बैंक के, और उन्होंने बहुत कम समय में ये सफलता हासिल की। उनका परिचय जो है वो अपने आप में एक डेटा सेंटर है। मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर, सेंट्रल इंडिया में डेटा सेंटर लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति और हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेसिडेंट जी के साथ में अपनी टीम में जाने वाले एकमात्र व्यक्ति जो कि सेंट्रल इंडिया से हैं, वो नरेंद्र सेन जी हैं। वेंचर कैपिटल में भी उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा, उनको मिला वहां से वेंचर कैपिटल, एज वेल एज वो बहुत ही यंग व्यक्ति हैं। और अब हमको सुनना चाहेंगे डेटा सुनामी, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा असेट है, दैट इज डेटा अवेलेबल विथ एनी कंपनी। सो आई वेलकम श्री नरेंद्र सेन जी, एमडी बैंक। तो नमस्ते, कैन यू हियर मी? आप मेरे को सुन पा रहे हैं सब यस लोग? सर, एब्सोल्युटली लाउड एंड फाइन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी संकित जी, कि हमारी सीए ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, और एक स्टार्टअप की जो शुरुआत, उसमें एक अच्छा सीए होना बहुत जरूरी है। ये मैं केस स्टार्टअप या हर नंबर्स, वो उनमें से मैं भी एक हूँ। जब हमने चालू किया था बिजनेस, जीरो से ही चालू किया। जीरो से चालू नहीं होती, देता हूँ, ग्रो कर रहा है डेटा में। उसके बाद फिर मैं अपनी कंपनी की थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ संकित जी? प्लीज। ओके, सो आप एक प्रेजेंटेशन विजिबल है सबको? सर राइट नाउ इट इज नॉट विजिबल। Naren ji, I think that there is some problem with the network at your end. ओके ओके, लेट मी फिक्स इट। हाँ, Sharon ji, मेरी, kindly allow the screen sharing. क्या आप मुझे अच्छे से? Screen is visible to us. रेक बैंक क्या करता है? रेक बैंक जो डेटा सेंटर बनाती है, और डेटा सेंटर क्या है, तो जितना भी हम लोग डेटा कंज्यूम करते हैं व्हाट्सएप पे, या ये जूम मीटिंग की बात करें, तो ये जहां से भी चलता है, ये डेटा सेंटर से पूरा डेटा उठ के आता है। ने इस इंडस्ट्री में जो जो ग्रोथ आई है, वो करीबन 70-80% की ग्रोथ आई है। आप एजुकेशन बोलो, मीटिंग्स बोलो, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग है, और ये ग्रोथ की अगले 5 साल 10 साल में और कितने गुना बारे में मैं थोड़ा सा स्लाइड 10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन दूंगा। उसके बाद मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा कि हमने कैसे शुरुआत करी, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मैं जवाब दूंगा। सो गीगा इकोनॉमी, ये बैकग्राउंड है। सारी ग्लोबल फोरम्स, डेटा सेंटर्स को मार्केट करना, प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात करना है। इसको पूरे
हेलो। सो आई थिंक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अगेन? हेलो? 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 संकित जी। ओके, सो मैं डेटा सेंटर के बारे में बता रहा था। मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। होपफुली आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। सो इसमें कुछ 700 मिलियन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं इंटरनेट पे। इस पेंडेमिक में एजुकेशन से लेके आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की देखें, बात करें, सारे वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करें, नेटफ्लिक्स से लेके अमेजन प्राइम से लेके, ये सारी चीजें ऑनलाइन आई है। और इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारी कंपनी की एक्सपर्टीज है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इसके जो ड्राइवर्स हैं कि इस ग्रोथ के पीछे जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है और पॉलिसी रिफॉर्म्स है, करीबन 900 के करीब नई योजनाएं ऑनलाइन कर दी सरकार ने, जो डायरेक्ट सब्सिडी हो, आधार से लिंक हो। इसके कारण भी बहुत सारी ग्रोथ आई है। और आप अगर देखें वैक्सीनेशन ड्राइव हो या कुछ भी हो, छोटे से छोटे प्रोग्राम हो, अ, वो भी ऑनलाइन कर दी गए। तो इससे ये पूरी इकोनॉमी पे काफी ग्रोथ हुई है। अम, अगर मैं सस्टेनेबिलिटी मैटर करता है डेटा सेंटर में, क्योंकि डेटा सेंटर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो है पावर। और उसके लिए हमें 100% क्लीन एनर्जी की जरूरत होती है। और ये जो पावर है ये 30 से 40% चीप होती है अगर हम क्लीन एनर्जी यूज करें तो, डेटा सेंटर चलाने के लिए। जो कि गवर्नमेंट का जो प्लान है 175 गीगावाट एनर्जी बनाने का, तो उसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ है। मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। संकित जी या कोई मुझे अगर आप बताओगे कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही, देन आई कंटिन्यू विथ माय प्रेजेंटेशन। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस यस, बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है। सो ओके, सॉरी। सो डेटा सेंटर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बैंडविड्थ, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये और एमपी गवर्नमेंट के साथ 2016 में कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क लॉन्च किया। अम, उसके बाद फिर हमने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया। ये इंडिया की इंटरनेट पॉपुलेशन है। अगर आप डाउनलोड्स की बात करें या सब्सक्राइबर की बात करें तो इंडिया में एक ये बेसिक स्टेटिस्टिक है कि हॉटस्टार पे अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो तो मोर देन 10 करोड़ लोग एक साथ लाइव में देखते हैं। अभी इंडिया में ये सिचुएशन है। और जो टी सीरीज है उसके करीबन 1 बिलियन यूजर्स हैं। सो ये ग्रोथ है। अगर फेसबुक, लिंक्डइन, हॉटस्टार, यूट्यूब, फेसबुक, इनका अगर सबसे बड़ा मार्केट देखे तो इंडिया है। ओके, सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? रिलायंस की एक अनोखी केस स्टडी है। 2018 से पहले जितना भी डेटा आ रहा था कि इंडिया में ग्रोथ इंटरनेट यूजर्स की बहुत स्लो होगी, 20% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी। बट रिलायंस जियो के लॉन्च करने के बाद इंडिया में सडन स्पाइक आया है डेटा यूसेज में भी और डेटा के रेट
90% कम हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ये रिफॉर्म जो हुआ है रिलायंस जियो के थ्रू, जो डेटा सुनामी बढ़ी है। और अभी हम लोग जो डेटा आप लोग देखते हैं या कंज्यूम करते हैं या जनरेट करते हैं, बनाते हैं फेसबुक पे डालने के लिए, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ये डेटा अभी सिर्फ अभी तक जितना भी डेटा बना है ये सिर्फ पिछले 2 साल में बना है पूरे इंटरनेट हिस्ट्री में। बट अगले 5 साल बाद करीबन 1 बिलियन से 10 बिलियन डिवाइसेस, मतलब हर घर में एक अलेक्सा और गूगल डिवाइसेस होंगे, और छोटे-छोटे आईओटी डिवाइसेस होंगे। तो हर घर में एक अंदाजा है कि 5 से 7 डिवाइसेस होंगे, जिससे ये जो डेटा कंजम्पशन है ये 50x ज़्यादा होगा। रूरल इंडिया में कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप देखें सारे व्हाट्सएप पे, आप हर जिले में अगर देखोगे कोई ना कोई व्हाट्सएप पे है, एंड दे आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ डेटा। दे डोंट नीड टू टीच अस, teach them, they are able to access the data and they are consuming it, they are using it। खेती के लिए यूज करते हैं, फसल की जानकारी के लिए यूज करते हैं, और बहुत सारे यूज केसेस हैं। गूगल और फेसबुक और भारत नेट के साथ में मिलके इन्होंने बहुत सारे स्टेशंस को ऑनलाइन किया है, करीबन 1600 रेलवे स्टेशंस को कराया है आउट ऑफ 4791, जो कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी आके पार्टिसिपेट करके इसको कंट्रीब्यूट कर रही है। ई कॉमर्स ग्रोथ आप लोगों ने सबने देखा होगा, जब $1 बिलियन सेल आ रही है, अगर ये पेंडेमिक हटा दे तो $1 बिलियन सेल्स में ई कॉमर्स हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजन, ये 2 बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी काफी ग्रोथ देखी है। सिंगल डे जो इनकी सेल हुई है वो करीबन आप समझो कि $1.8 बिलियन की सेल हुई है, जो कि काफी बड़ी है। हमारे कंपैरिजन में चाइना में $10 बिलियन की सेल होती है अलीबाबा की एक सिंगल डे में। सो ये इंटरनेट का सबसे बड़ी एक केस स्टडी है कि अडॉप्शन है। आप घर में बैठ के आपके जरूरत की चीजें ऑर्डर कर सकते हो, जब भी आपको चाहिए एक सिंगल क्लिक पे ऑर्डर कर सकते हो। डेटा सेंटर ग्रोथ इन इंडिया 23%, बट पेंडेमिक के कारण ये 70% की ग्रोथ हुई है। और इसमें ये वाले सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स प्राइमरी है, बैंकिंग फाइनेंस वाली जो जिन्होंने अडॉप्शन किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अडॉप्शन किया, टेलकोज ने अडॉप्शन किया है। आप देखेंगे तो आपकी सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होती है, आपके सारे अकाउंटिंग टेली भी ऑनलाइन है, क्लाउड पे आ गया है। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स इंडिया में आ चुके हैं जो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अगर ये इस ग्रोथ के मायने ये हैं कि अगर इस ग्रोथ के मायने ये हैं कि आप सारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो चुका है, मतलब आपकी जो जनरेशन है और नेक्स्ट जनरेशन है, डिजिटल अडॉप्शन हो चुका है, जिससे हमारी काफ़ी चीज़ों की सेविंग हो रही है, हमारे टाइम की सेविंग हो रही है। आप पहले एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं तो मुझे मीटिंग करने के लिए बॉम्बे या चेन्नई जाना पड़ता था, और 2 दिन मेरे जाते थे, और 2 साइड का एयर फेयर और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, 50,000 60,000 एक मीटिंग के लिए। अभी ऑफिसर्स ऑनलाइन आते हैं, आधे घंटे टाइम टू टाइम मुझे सिर्फ डेस्क पे बैठना है और मेरी मीटिंग सेट है, और आप लोगों के साथ भी सेम हो रहा है। So I think data growth and internet adoption has grown, and it is just started, because real growth will happen once the IoT devices and the distribution of content will happen. जैसे जैसे adoption बढ़ेगा वैसे वैसे ये डेटा सुनामी बढ़ती जाएगी। डेटा सेंटर सबसे सस्ता अगर बनाने का है तो वो चेन्नई में है। कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर करें तो सबसे महंगी ज्यूरिक में है। ये कुछ पुरानी केस स्टडीज है मेरे पास। इंडिया कैसे कनेक्टेड है इंटरनेट से? एक चेन्नई से कनेक्टेड है और दूसरा मुंबई से कनेक्टेड है। हम लोग पूरी दुनिया, आप जो भी इंटरनेट एक्सेस करते हो ये पूरा केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है। पूरी दुनिया इज कनेक्टेड थ्रू दिस केबल्स। मल्टीपल केबल्स, लैंडिंग स्टेशन होती है मुंबई में और चेन्नई में। फिर यहाँ से डेटा एयरटेल, टाटा, रिलायंस, जियो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू सेल टावर्स, थ्रू फाइबर्स। ये है हमारी कनेक्टिविटी का सिनेरियो। तो आज की इंडिया की कनेक्टिविटी 99.99% केबल से है। अब स्पेस एक्स, एलन मस्क ने जो स्टारलिंक लॉन्च किया है, या वन वेब जो जिसमें एयरटेल का इन्वेस्टमेंट है, ये लोग
इंडिया में सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च करेंगे, तो जो दूर दराज गांव है जहां फाइबर नहीं पहुंची है वहां पे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। ये केबल्स हैं जो इंडिया में आई है। आपको सरप्राइज होगा कि सबसे ज्यादा जो हब है हमारे पास नियरेस्ट वो सिंगापुर है। ये कंपनीज हैं जो इंडिया में अभी ऑपरेट कर रही है, क्लाउड सर्विसेज दे रही है, और इनके डेटा सेंटर्स इंडिया में है। और ये फ्यूचर कस्टमर्स हैं जिनको चाहिए। फिर अब मैं इसमें रेगबैंक के बारे में आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि रेगबैंक क्या है, रेगबैंक क्या करता है, और हमने कैसे हमारी शुरुआत करी। इंदौर से शुरुआत करने के बाद में हमने एक छोटा सा कैंपस बनाया जो कि क्रिस्टल आईटी पार्क में है, 35,000 स्क्वायर फीट पे। और अब हम उसको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ, जिसमें हमारे कस्टमर हैं, सावन म्यूजिक है, फिर से आईएमओ मैसेंजर है, इसरो, डीआरडीओ, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सारे टाइप के एसएमबी लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर, जिनके बहुत सारों के मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, बट ये कस्टमर्स को हम ऑलरेडी इंदौर से सर्व कर रहे हैं और पिछले 5 साल से सक्सेसफुली हम हमारी सर्विस दे रहे हैं। अब हम हमारा एक्सपांशन कर रहे हैं चेन्नई में और मुंबई में। हमने पिछले साल एक काफी बड़े लार्ज पी फंड के साथ टर्म शीट साइन करी है, जिसमें करीबन $450 मिलियन US वो हमारी कंपनी में डालेंगे, और हम उस पैसे को इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करेंगे। ये हमारे प्लान्स हैं, जिसमें इंदौर, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, नोएडा, इन जगह पे हम लोग इस टाइप के कैंपस बनाएंगे जो साइज में 2 लाख से 1 मिलियन स्क्वायर फीट के रहेंगे। और यहाँ पे हम जो बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं उनको हम सर्व करेंगे रेगबैंक के साथ में। सो ये है रेगबैंक के बारे में। और मेरे बारे में हमने 2 अलग अलग कंपनियां बनाई, एक सिंगापुर बेस्ड है, एक इंडिया बेस्ड है। दोनों के अलग अलग पर्पस है। That's about it. Thank you so much. नरेंद्र जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एक Yes. जनरल क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम, हमारे Hmm. पास टैली का डेटा होता है, हमारे पास Hmm. हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। Hmm. उस डेटा को हम आपके डेटा सेंटर के थ्रू या हमारे यहाँ सर्वर के थ्रू हम लोग उसको रूट करते हैं। तो Hmm. क्या आप बता सकते हैं कि विच इज द बेस्ट रूट एंड हाउ द चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन सेव देयर डेटा, बिकॉज आवर डेटा इज प्राइसलेस। अगर किसी Hmm. की अकाउंटिंग हमारे पास है, किसी का ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, किसी के इनकम टैक्स के डेटा हमारे पास है, और वो किसी कारण से अगर मिस हो जाते हैं और हमारे यहाँ वायरस लग जाता है, कोई भी कारण से अगर मिस हो जाता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात कि जब अभी लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज चालू थी बट सीए का ऑफिस बंद था। अब हम हमारे घर पे रह करके ऑफिस का सर्वर क्लाउड पे कैसे डालें और कैसे वर्किंग करें? कैन यू गाइड अस फॉर दैट? Sure, sure. So it's a good question and good case study because आपके जो भी कस्टमर्स हैं, हम भी आपके कस्टमर्स हैं। अगर हमारा डेटा उड़ जाए तो और अभी साइबर सिक्योरिटी में रैंसमवेयर करके बहुत चल रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे हमारे सिस्टम्स पे कोई भी फाइल आई, कोई भी मैसेजेस आजकल व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं, फॉरवर्ड कोई भी ओपन करा वो आपके सिस्टम में घुस जाएगा और वो शेल क्रिएट करेगा, फिर आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर लेगा, फिर आपको वो बोलेगा बिटकॉइन दो, नहीं तो मैं आपका डेटा मिलेगा नहीं आपको। तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। तो इससे बचने के लिए आपको आपका क्लाउड पे रखना पड़ेगी कॉपीज को, और क्लाउड पे रखने के बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारी टीम इंदौर में ही है, आपको अगर उनसे हेल्प चाहिए हम फ्री में आपको एक गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे रखना चाहिए। दूसरा, आप गूगल ड्राइव सभी जानते हैं, सारे लोग यूज करते हैं, गूगल के प्रोडक्ट से फेमिलियर है। आप गूगल ड्राइव पे आपका डेटा रखें, उसकी मल्टीपल कॉपी बना के रखें और उसको सिंक रखें, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, या फिर थर्ड पार्टी आप आपका खुद का सर्वर। जैसे अभी क्या होता है, ऑफिस में आप छोटे सर्वर्स लगा के रखते हैं जिसका इनिशियल कॉस्ट भी महंगा होता है, साथ में उसको ऑपरेट करना। और जैसे लॉकडाउन लगा तो अब वो सर्वर ऑफिस में लगा है और आप घर से काम कर रहे हो और पूरी टीम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से काम कर रही है, तो इसमें वर्चुअल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलती है, वीडीआई बोलते हैं उसको। तो वो वीडीआई डेटा सेंटर्स के थ्रू आप ले सकते हो उस सर्विस को, काफी नॉमिनल कॉस्ट में होती है, और एक सर्वर से आप 10-15 लोग, 50 लोग एक्सेस कर सकते हो उस सर्वर को। और आप हर कस्टमर का डेटा बेस डेटा या टेलीज के मल्टीपल जो लाइसेंसेज हैं वो आप वर्चुअल मशीन्स बना के रख सकते हो।
ये बेस्ट वे है मल्टीपल बैकअप लेना, मल्टीपल लोकेशन पे रखना और हर सेकंड का डेटा सिंक होना चाहिए। सो कुछ सर्विसेज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो बैकअप। आपके हर सिस्टम, आपके हर रिसोर्स जो एम्प्लॉय है उनके इसमें ऑटो बैकअप डला रहना चाहिए। तो वो क्या करता है, ऑटो बैकअप आपके सिस्टम में डला है वो लाइव सिंक कर देगा ऐसे एज इट इज। जैसे मैं कुछ मैसेज ईमेल टाइप भी कर रहा हूँ और इसके पीछे का भी उड़ गया तो वापस रिस्टोर कर देगा वहीं से जहां से आपने आपका उड़ा था डेटा। जो कि आपका काफी मेहनत, आप इस सर्विस को आपके कस्टमर्स को भी चार्ज कर सकते हो क्योंकि कोई मना नहीं करेगा। अल्टीमेटली डेटा इज एवरीथिंग फॉर एनी कंपनी। अगर हमारा ही डेटा लॉस हो जाए और हमें प्रेजेंटेशन करना है तो हम ये प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। सो ये दो चार रास्ते हैं जिनसे आप कर सकते हो। सर अगला मेरा प्रश्न है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट अभी ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग फियर भी है, उसका अपना एक रिस्क है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, हमको ऑडिट करने हैं। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम आप बता सकते हैं कि हम हमारे क्लाइंट के एंड पे लगाएं और हमारे यहाँ लगा लें, जिससे हम उसके डेटा जो है उसको देख सकें और उस पर हम वर्किंग कर सकें? सो सबसे इजी चीज होती है कि आप जो क्लाइंट होता है मतलब आपके रियल क्लाइंट नहीं, क्लाइंट के वहाँ पे आपका एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करा दें और क्लाइंट को आदत डलवाएं क्लाउड अकाउंटिंग पे जाने की। क्योंकि उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मिलने की, विजिट करने की, जूम कॉल पे आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपको डेटा रियल टाइम एक्सेस है, कस्टमर को भी वो ट्रेवल कर रहा है दुनिया में कहीं पे भी उसको रियल टाइम दिखता है। हमारा पहले टेली पे था, 2 बार टेली पे मेरा खुद का डेटा उड़ गया। फिर उसके बाद हमने अडॉप्शन किया इसका और वापस एंट्री करनी पड़ती है क्योंकि आप थैंक्स टू आवर टीम एंड आप लोगों का जो डेटा रखते हो मल्टीपल लोकेशंस पे तो हमें मिल गया। बट यही आप क्लाउड जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको आपको यूज करना चाहिए और कस्टमर्स को भी आदत डलवानी चाहिए क्योंकि उनके अकाउंटेंट को आदत कौन सी है, अकाउंटेंट मीन्स जो ऑपरेटर है उसको आदत कौन सी है, टेली यूज करने की ऑफलाइन। और 4,000 रुपए का लाइसेंस नहीं लेते, 8,000 का लाइसेंस नहीं लेते। तो उनको जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी आदत डलवाओ। देखो ये 4-5 हजार 8,000 रुपए कोई मायने नहीं रखते अगर आपका डेटा उड़ जाए। तो उनको एजुकेट करने की जरूरत है। अगर डेटा उनका हैक भी हो जाएगा या कुछ भी और हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता आपके सिस्टम में कौन देख रहा है। हम लोग हमारे सिस्टम लैपटॉप के ऊपर जो कैमरा बना हुआ है ना उसको भी हम बंद करके रखते हैं क्योंकि ये तक हैकर हैक कर सकते हैं। आपकी सारी एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं क्योंकि वो आपके सिस्टम में जमा के बैठा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मतलब आपने कोई मैसेज ही रैंडमली खोल लिया, आपने किसी का ईमेल ही रैंडमली खोल लिया तो वो आपके सिस्टम में आ गया। तो इन चीजों को बहुत जानकारी, एक साइबर सिक्योरिटी का मैं रिकमेंड करूंगा कि एक साइबर सिक्योरिटी का आप वेबिनार रखो आपकी पूरे सीए फर्टिनिटी के लिए ताकि वो एजुकेट हो और उनके कस्टमर्स को भी वो एजुकेट करे। ये बहुत जरूरी है। और साइबर थ्रेट इज गोइंग टू बी बिगेस्ट थ्रेट फॉर एंटायर इंडिया। मतलब अपनी इकोनॉमी बैठ जाएगी। आप लोग समझो अगर सबमिशन नहीं कर पाए 31 को तो आप क्या होगा, उन कस्टमर्स का क्या होगा। और ऐसा हुआ है पास्ट में। हम एक चाइनीज कंपनी ने अपने डिवाइस दिए थे इंडिया में और 31 को उसने अपना मॉडेम बंद कर दिया। और वो बहुत बड़ा केस स्टडी है पूरे इंडिया के लिए। तो आप लोगों को साइबर साइट से अवेयर रहने की बहुत जरूरी है और बैकअप लेने की बहुत जरूरी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो गए हैं, लोग चेंज हो गए हैं, स्टार्टअप बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, बिजनेसेस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपकी कस्टमर्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज रिगार्डिंग ये जो आपने बात कहा है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्चुअली हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो इनकम टैक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जीएसटी के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके अंदर वो हमें अलाउ नहीं करते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे उसको यूज करना। तो उसके लिए नंबर ऑफ से हमें लाइसेंसेस लेने होते हैं, सॉरी लाइसेंस तो एक ही होता है पर नंबर ऑफ यूजर्स के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो आपने ये जो बात बताई अभी क्लाउड पे यदि हम रख लेंगे उस सॉफ्टवेयर को, तो और ये जो वीडीआई के थ्रू या और भी जो डिवाइसेस है उसके थ्रू क्या ये हम इसको मल्टीपल लोकेशन पे खोल सकते हैं सेम लाइसेंस? हाँ हाँ, आप एक अगर आप जैसे आपने एक टेली वर्चुअल मशीन पे लगाई है तो उसको आप रिमोटली कहीं से भी खोल सकते हो। वो तो आपका सिस्टम हो गया। अब उसमें आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो जो भी आपको करना है अगर वो अलाउ करता है तो। अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है
तो वो लाइसेंस के लिए आपको रोकेगा। बट अगर हाँ इसमें मास में चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उस प्रोवाइडर को कि देखो ये तो हमारी नीड है आज की और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव आ जाएगा मार्केट। अगर आप 50 लोग जाके बोलोगे कि देखो तेरा सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे हम, तो वो खुद ही बोल देगा कि ठीक है आप वर्चुअलाइज कर लो और लाइसेंस के क्लाइंट के पैसे नहीं लूंगा। क्योंकि बहुत टेली भी बहुत साल तक सिंगल एक मशीन पे डिपेंडेंट रहा और उसके कारण टेली की ग्रोथ रुक गई और उसके चक्कर में 4-5 नए प्रोवाइडर आ गए जो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग देना चालू कर दिए। तो ये तो होगा, डिस्ट्रप्शन आएगा। सर अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग फर्म्स हैं जो कि इंडिया को बिलोंग नहीं करती हैं, वो स्टार्टअप्स हैं और या एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो आकर के यहाँ पे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर देती हैं या वो अकाउंटिंग करके दे रही हैं, इस तरह से बुक कीपिंग कर लेती हैं। तो क्या हम आम चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह का पोर्टल बना सकते हैं या ऐसा कोई सिस्टम चालू कर सकते हैं जिससे हम डिफरेंट लोकेशंस पे अकाउंटिंग सर्विसेज भी दे सकें? हाँ देखो, इसीलिए जो स्टार्टअप अप्रोच है ना वो बड़ी लीन एंड क्लीन है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट 900 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दी, आधार को कनेक्ट कर दिया, वैसे ही सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। टैक्स हमारे डिजिटलाइज हो रहे हैं, एंड यूजर खुद ही भर सकता है। तो कुछ सर्विसेज डिसअपियर हो जाएगी मार्केट से, जो ट्रेडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लेते थे वो सर्विसेज सेल्फ हेल्प टाइप से हो जाएगी। बट स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट अगर आप ऑटोमेट कर पाए। आप किसी भी लोकल डेवलपर्स या आपको पकड़ के आप उसका सिस्टम डिजाइन करें और सारे आप आईसीएआई की तरफ से ही बना दो सिस्टम और दे दो सबको। जैसे एनपीसीआई ने पेमेंट गेटवे बनाया, अब आप समझो वीजा मास्टर कार्ड का 0.5% भी सेव करा तो कंट्री का बिलियंस ऑफ डॉलर सेविंग कर दी। तो आप सब मिलके एक सॉफ्टवेयर बना दो जो कि आपकी सारी फंडामेंटल। और बहुत सारे स्टार्टअप है इंडिया में, अपने इंदौर में बहुत सारे स्टार्टअप है जो अकाउंटिंग में प्रोडक्ट बनाए पर उनको समझ में नहीं आता बेचे कैसे, क्योंकि वो अकाउंटिंग फर्म से नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी फर्म से थे। तो उनको बुला के कि भाई चलो ठीक है आपका ये प्रोडक्ट दो, हम अडॉप्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को और हमारे इतने सीए और इतने कस्टमर्स हैं, ये सब यूज करेंगे। तो आप उसका पूरा एक्वायर कर लो टेक्नोलॉजी को, तो ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम बन जाएगा तो वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप रिमोटली मॉनिटर करो। और बहुत अच्छी बात है, आप इंडिया के अलावा देखो, हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है हमारे पास वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, वो हमारे ब्रेन्स। जो जितने भी आप इतना मेहनत करके पढ़ाई करके सीए बनते हैं, तो ये ब्रेन से अगर ग्लोबल पावर बन है ऑलरेडी। और आप सिंगापुर का ऑडिट करो बैठ के, आप सिंगापुर में हजारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां इंडिया से, उनको चाहिए आप वहाँ के एक छोटी फर्म से पार्टनरशिप करो। कोई भी पार्टनर सीए से पार्टनरशिप, उसको तो सील साइन करना है, अकाउंटिंग तो अपने को करना है यहाँ से बैठ के। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे टैक्स ब्रेक है, जहाँ पे इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया के साथ ट्रीटी है। यूएस में एक्सपांशन के लिए आईटी कंपनीज खोल रही है। इसके अलावा भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ एमपी बहुत सारे बेनिफिट देती है टेक्नोलॉजी वालों को। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। बहुत सारे आप लोग हमें हेल्प करते ही हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप इन सारी योजनाओं को स्टार्टअप तक ले जाओ और उनके बीच का एक प्लेटफॉर्म बनो जिससे आप उनको एम्पावर कर पाओ, उनको आगे ग्रोथ। एमएसएमईज को, जैसे प्रोग्राम एमएसएमईज पे है, तो एमएसएमईज को क्या चाहिए? एक राइट पार्टनर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वो जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसकी ग्रोथ चालू करे, उसको काम करने में दिमाग लगाए वो। और आप खुद ही स्क्रूटनी कर दो कि यार ये आगे जाएगा कि नहीं, मेरा नाम तो नहीं खराब करेगा, इसका काम करने का है कि नहीं है, वो आप खुद स्क्रूटनी करके साइड कर दो। तो फिर एक अच्छा सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप होगा। जी। Right, sir. My last question to you, it is very personal. You started with zero and you are now into millions or billions, you said. तो कोई ऐसा मूल मंत्र आप देना चाहते हैं? मूल मंत्र तो सीधा ये है कि आप जो भी पार्टनर चूज करें, मैं आपसे ही लेता हूँ संकीत जी। आपने हमारे अर्ली डेज पे काफी हेल्प करी और उसके कारण रेग बैंक बन पाई है। साथ में आनंद सर हैं, सोलंकी सर हैं, आदित्य है, स्वप्निल है, बहुत सारे लोग हैं जो टाइम टाइम पे आते गए, सपोर्ट करते गए और इस पूरे कारवा बनता गया। तो मूल मंत्र ये है कि आप जो कर रहे हो उस पर लगे रहो, आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आपको लोग आएंगे, सपोर्ट करते हुए जाएंगे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। तो मूल मंत्र मेरे लिए तो यही है कि भाई आप जो भी कर रहे हो उस पर भरोसा रखो और करते रहो। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, चलते रहेगा, यही लाइफ है। चैलेंज नहीं आएगा तो मजा ही नहीं आएगा। दैट्स इट।
So if anyone else has some questions, रवि रामनानी जी के पास एक क्वेश्चन है सर आपके लिए. Sure. Whether data store on cloud is 100% secured from all threats? ओके, सो क्लाउड कंपनीज कभी गारंटी नहीं लेती है कि डेटा सिक्योर होगा, क्योंकि क्लाउड भी तो सर्वर पे रखा हुआ है, वो भी हैक हो सकता है. बट दो चीजें, आप उसके मल्टीपल बैकअप रखो. एक बैकअप आपके सिस्टम में रखो, एक हार्ड डिस्क में रखो, और एक क्लाउड पे रखो. क्लाउड पे ऑन द गो 24/7 365 डेज अवेलेबल रहेगा. बट डेटा को कभी कोई क्लाउड कंपनी आपको ये गारंटी नहीं देती कि आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो कोई गारंटी नहीं देता. बट आपको इसके मल्टीपल बैकअप, आपकी जिम्मेदारी, आपको स्वयं आपकी जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी आपके डेटा की. तो मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल जगह पे आपको डेटा रखना पड़ेगा सेम टाइम. सर ये जो बात आपने बताई कि कोई भी क्लाउड गारंटी नहीं देगा, तो फिर क्लाउड पे रखने से क्या फायदा मिलने वाला है इसमें? देखो, इसलिए नहीं लेते कोई भी गारंटी. जैसे डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है कि आप ऑपरेशन थिएटर में आओगे तो मैं आपको बचा लूंगा. वो बोलता है मैं अपनी बेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि वो उस आज हम बात कर रहे हैं ये, और मेरे कनेक्शन में 2 बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया. मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ. अब मैं गारंटी कैसे लूं कि अगर मैं ही नहीं आ पा रहा हूँ आपके सामने, तो बाकी क्या किस चीज की गारंटी रहेगी. तो ऐसे गारंटी नहीं लेते लोग जनरली. बट उनकी अवेलेबिलिटी आवर्स, उसको बोलते हैं SLA, हम लोग बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, विच इज 99.99959 की अवेलेबिलिटी है, जो कि ऑलमोस्ट गारंटी है. मतलब कीटाणु 100% कीटाणु नहीं मिटाएगा डेटॉल, एक तो जोड़ के रखेगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता चला एक कहां से आ जाए. तो इसलिए हाँ, बट सिक्योरिटी है. क्लाउड पे मोस्टली सिक्योर्ड है. आपकी लोकल मशीन उड़ गई तो क्या कर लोगे आप? मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जिनका रैंसमवेयर आ गया. अब वो हैकर क्या बोलता है, बिटकॉइन में दो. लोगों को पता ही नहीं बिटकॉइन में कैसे दें, और कितने $1000 $2000. और बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब ऐसे एम्बेसीज हैं जिनकी एम्बेसी हैक हो गई. मतलब मेरा पासपोर्ट ही नहीं प्रोसेस हो रहा है, मैं खड़ा हूँ बाहर. ओके. तो ये थ्रेट बहुत छोटा नहीं है. ये जो मोदी जी ने बोला है ना कि अब जो वॉर होने वाला है वो घर में बैठ के होने वाला है, तो आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करके रखो. ये सबसे बड़ी जरूरत है. और आप लोगों के लिए स्पेशली आप खुद ही प्रोटोकॉल बनाओ, और इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन डालो. एक साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस, एक डेटा बैकअप का अवेयरनेस. ये आपकी तरफ से इनिशिएटिव जाने चाहिए, और उसका सपोर्ट के लिए मैं, मेरी टीम और मेरे जैसे जितने IT प्रोफेशनल्स है वो सपोर्ट करेंगे आपको. राइट सर. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. हाउ इट विल बी मैनेज इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ बैकअप इज केप्ट? कैसे इसको मैनेज करेंगे सर, मल्टीपल कॉपीज यदि हम रख लेंगे? फॉर एग्जांपल हमने क्लाउड पे रख लिया, हमारे ऑफिस में सर्वर पे रख लिया, और एक हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया. ये 3 हमारे पास हैं सर. अब आप बताइए कि इसको हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इसको? राइट. सो ये अपने आप में एक दूसरा हेडेक होता है. इसके लिए बहुत सारी बैकअप कंपनियां आ गई है जो आपका डेटा 3 लोकेशन पे रखेंगे, और जब उसका डुप्लीकेशन जो होता है ना, उसको भी वो हटाएंगे. मतलब कोई भी चीज हो रही है तो वर्जन वाइज उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया, 1 किलोबाइट भी बढ़ा, तो वर्जन वाइज उसको फ्रीज करके रखती है. तो आपको उन थर्ड पार्टी सर्विसेज का लेना पड़ेगा. अगर आपको खुद को करना है तो आप खुद कर सकते हो, जो मैंने आपको रास्ता बताया. बट डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशंस को बचाना है, और कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर हो जो कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, आप तो एक जगह पटको डेटा, वो अपने आप पीछे ध्यान रखे और गारंटी वारंटी ले, तो उसके लिए ऐसी सर्विसेज बहुत सारी है. मैं आपको नाम ईमेल पे भेज दूंगा उनके, तो आप उनको चूज कर सकते हो आपके हिसाब से. राइट सर. सो नरेंद्र जी, जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ. इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. And I request the members, please do not put your membership number in the chat box. It is a software based presence here. तो आपकी प्रेजेंस जो है, CPRs है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर लगाता है. जस्ट यू हैव टू लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी विच इज रजिस्टर्ड. Do not put the membership number here. Only put the questions. Narenji, we have taken a lot of time from you, as you are busy with somewhere in Mumbai, as we have talked.